देहरादून से खबर, जहां पर सहसपुर में मदरसा जामी उल उलूम को एमडीडीए ने नोटिस जारी कर दिया है। यहां पर मदरसा प्रशासन ने बिना अनुमति के मदरसे के ऊपर एक मंजिल का और निर्माण कर दिया था। इतना ही नहीं, मदरसा संचालकों ने यहां पर एक ओवरहेड वाटर टैंक भी बना दिया, जो कि बिना किसी परमिशन के तैयार किया गया था। मान्यता प्राप्त होगी तब तक चलेगा, उसके पहले नहीं चलेगा। अवैध मदरसों पर की जा रही कार्रवाई को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि में अवैध और अतिक्रमण नाम की कोई चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये हमारा संकल्प है। जब तक ये अभियान पूरा नहीं किया जाएगा, ये अभियान चलता रहेगा। सीएम धामी ने फिर साफ किया कि इसमें किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है। देखिए, अवैध मदरसे हों या अवैध अतिक्रमण हो, ये हमने पहले ही कहा कि देवभूमि में अवैध नाम की और अतिक्रमण नाम की कोई चीज किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये हमारा विकल्प रहित संकल्प है कि जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक ये अभियान हमारा चलता रहेगा। देखिए, विपक्ष केवल और केवल विरोध के लिए और वोटों की तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, मैं तो आप ही से पूछ रहा हूँ, क्या अवैध अतिक्रमण हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? अवैध मदरसे हटने चाहिए कि नहीं हटने चाहिए? भाई, कोई भी, हम किसी को टारगेट भी नहीं कर रहे हैं। कोई ये कह सकता हो किसी को टारगेट कर रहे हैं। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों में 110 मदरसे सील किए जा चुके हैं, जो कि अवैध रूप से संचालित किए जा रहे थे। और इससे सवाल ये उठने लगे हैं कि उत्तराखंड में इतने बड़े पैमाने पर मदरसे कब और कैसे खोले गए। कई जानकारों का ये मानना है कि राज्य में मुस्लिम आबादी के बढ़ने के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई। ये है देहरादून के सहसपुर स्थित जामी उल उलूम मदरसा, जिसे शुक्रवार को अवैध निर्माण पर दूसरी बार एमडीडीए द्वारा नोटिस भेजा गया। उत्तराखंड में अभी 110 से अधिक अवैध मदरसों को सील किया जा चुका है। हैरान करने वाली बात यह है कि 13 जिलों वाले छोटे से उत्तराखंड में 1000 से अधिक मदरसे संचालित हो रहे हैं, जिनमें से सिर्फ 416 ही रजिस्टर्ड हैं। साफ है, 500 से अधिक मदरसे अवैध रूप से चल रहे हैं। मदरसों की संख्या में इस वृद्धि को उत्तराखंड में पिछले कुछ समय में बढ़ी मुस्लिम आबादी से जोड़ा जा रहा है। बड़ी संख्या में यूपी, असम, बंगाल और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से वर्ग विशेष की आबादी कम की तलाश में शांत माहौल वाले उत्तराखंड में आकर बस गई। राज्य बनते समय उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी 1.5% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार इस आबादी में 10 सालों में 14% तक वृद्धि हुई है। वर्तमान में ये आबादी बढ़कर 16% से अधिक हो चुकी है। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा बढ़ी है। इन्हीं 4 जिलों में सबसे अधिक मदरसे भी हैं। लेकिन जो नीचे 4 जिले हैं, वहाँ पर आबादी 30% से ज्यादा है, मुस्लिम आबादी। तो इस वजह से भी स्वाभाविक रूप से मदरसे जो हैं, जो पंजीकृत मदरसे हैं वो 416 हैं। लेकिन जो कहते हैं कि अवैध मदरसे चल रहे हैं, और ये भी कारण बताया गया कि जो यूपी में जब योगी सरकार ने सख्ती की है तो वहां से मदरसे हट करके यहाँ आ गए, यूपी के और उत्तराखंड के बॉर्डर में, यानी उत्तराखंड के क्षेत्र में आ गए। और यहाँ पर जो अवैध मदरसे हैं, इनमें बाहरी राज्यों के बच्चे भी यहाँ पर प्रवेश लिए हुए हैं, ऐसी जानकारी में आया है। उत्तराखंड में प्रमुख तौर पर 14 बड़ी नदियों में खनन होता है। मजदूरी करने जो श्रमिक ठेकेदारों के साथ यहाँ आए, वो यहीं के होकर रह गए। नदियों के किनारे अतिक्रमण पर धीरे धीरे यहाँ बस्तियाँ बनाई। हिंदूवादी नेता स्वामी दर्शन भारती का कहना है कि ये देवभूमि की डेमोग्राफी को बदलने का कुचक्र है। हम लोगों ने तो कई सालों से यहाँ पर सरकार से भी और तमाम एजेंसियों भी, जनता को भी जागरूक किया कि यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। और मैं मानता हूँ ये मदरसे जो हैं उत्तराखंड की डेमोग्राफी को बहुत जल्दी बिगाड़ने में इनका बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। मदरसों की जांच में कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। इन मदरसों में ना तो पर्याप्त कक्षाएं थी, ना बच्चों के लिए पानी या शौचालय की उचित व्यवस्था। कई मदरसों में बड़ी संख्या में बाहरी प्रदेशों के छात्र पाए गए। सवाल ये भी उठता है कि आखिर वो कौन अभिभावक है जो बिना रजिस्ट्रेशन के इन अवैध मदरसों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। विकास नगर से कुलदीप चौहान के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
23 मार्च को धामी सरकार को 3 साल पूरे हो जाएंगे। इस उपलक्ष्य में 22 से 30 मार्च तक प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री 22 मार्च को अल्मोड़ा से कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे और 23 मार्च को देहरादून में आयोजित कार्यक्रम से राज्य की जनता को संबोधित करेंगे। कैसा रहा 3 साल का ये कार्यकाल, एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। बाईस मार्च 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार राज्य की बागडोर संभाली और पहली ही कैबिनेट में वादे के अनुसार यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया, यानी सत्ता संभालते ही विजन डॉक्यूमेंट का एक वायदा पूरा किया। इन 3 सालों में कई ऐसे फैसले हुए जिसने सीएम पुष्कर सिंह धामी को राज्य की सियासत में एक अलग मुकाम पर पहुंचा दिया। सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया, दंगारोधी और धर्मांतर विरोधी कठोर कानून लागू किए गए, साथ ही लव जिहाद पर रोक लगाई गई। धार्मिक प्रतीकों के नाम पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर अभियान चलाया गया, जिससे पार्टी लाइन के अनुरूप मुख्यमंत्री की हार्डकोर हिंदुत्व की छवि उभर कर आई। अवैध मदरसों पर सख्त एक्शन लिया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करते ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना। विजन डॉक्यूमेंट के अनुरूप राज्य में भू कानून लागू किया गया। राज्य में 3 साल में रिकॉर्ड 20,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33%, राज्य आंदोलनकारियों को 10%, क्षैतिज आरक्षण भी एक बड़ी उपलब्धि रही। औद्योगिक क्रांति के लिए 30 से अधिक विभागों की नई नीतियां बनाई। 3 सालों में अनवरत रूप से राज्य को विकास की ओर आगे ले जाने के लिए, यहाँ की माताओं बहनों के सपनों को साकार करने के लिए, नौजवानों को रोजगार से काम से जोड़ने के लिए, हर एक व्यक्ति के चेहरे पर एक सुकून का भाव आए, उसको लेकर राज्य सरकार निरंतर आगे बढ़ी है। अनेक उपलब्धियां हमको इन 3 सालों में प्राप्त हुई हैं। अनेक हमने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। जहां एक और रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और रेलवे कनेक्टिविटी भारत सरकार के साथ मिलकर के उस पर एक बड़ा प्रयास किया है, उसके साथ साथ ही एक नई टेक्निक से रोपवे, अभी जो केदारनाथ जी का, हेमकुंड साहिब का, मसूरी का, पुनियागिरी का, यमुनोत्री का, ये तमाम जो रोपवे बन रहे हैं, ये भी उत्तराखंड के पर्यटन की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होंगे। 3 साल के इस कार्यकाल में पुष्कर सिंह धामी को सियासी और प्रशासनिक मोर्चा पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वहीं जोशीमठ भू धसाव के बाद पटरी से उतरे जनजीवन को ट्रैक पर लाना एक बड़ी चुनौती है। बीते साल 4 धाम यात्रा के दौरान केदारनाथ आपदा और इस साल माणा में हुई एवलांच दुर्घटना भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनी। लेकिन अगले 2 साल किसी चुनौती से कम नहीं होंगे। राज्य में पंचायत चुनाव है तो असली परीक्षा 2027 की भी है, जब राज्य सरकार का कामकाज सही मायनों में कसौटी पर परखा जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। बीजेपी के गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी की मेहनत अब रंग लाने लगी है। चुनाव के दौरान उन्होंने कोटद्वार के लोगों के पासपोर्ट दफ्तर खुलवाने का वादा किया, जो कि अब जल्द पूरा होने जा रहा है। अनिल बलूनी के प्रयासों के बाद गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के कोटद्वार में पासपोर्ट ऑफिस खोलने को केंद्र से मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही इस पर काम शुरू किया जाएगा। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कुछ समय पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलकर गढ़वाल के कोटद्वार और गोपेश्वर में पासपोर्ट ऑफिस खोलने की मांग की थी, जिससे नागरिकों को पासपोर्ट संबंधी सेवाओं का लाभ आसानी और सुगम रूप से मिल सके। वहीं इसके तहत शुक्रवार को कोटद्वार में पासपोर्ट ऑफिस खोले जाने को लेकर केंद्र से अनुमति मिल चुकी है। जयशंकर जी से मेरी मुलाकात हुई थी और मैंने उनसे कहा था कि हमारी जो गढ़वाल लोकसभा है ये बहुत ही, इसका जो जोग्राफिकल स्प्रेड है बहुत ज़्यादा है और यहाँ एक जगह से दूसरी जगह की दूरी बहुत ज़्यादा है और आप लोगों ने हमारे लिए एक श्रीनगर में पासपोर्ट ऑफिस खोला है, लेकिन डिस्टेंसेस बहुत सारे हैं। तो उन्होंने मेरी बात को स्वीकार करते हुए जो पॉलिसी है सरकार की, उस पॉलिसी को रिलैक्स करते हुए विशेष तौर पे गढ़वाल लोकसभा के लिए एक व्यवस्था की कि इसमें अन्य जगहों पर भी पासपोर्ट ऑफिस खोला जा सके और मैं उनका आभारी हूँ। उन्होंने आज मुझे अवगत कराया कि जो हमने उनसे कोटद्वार में और गोपेश्वर में
2 स्थानों पर पासपोर्ट ऑफिस खोलने की मांग की थी। उन्होंने कोटद्वार वाला जो हमारा पासपोर्ट ऑफिस है उसको स्वीकृत कर दिया है। और वहीं इस खबर के बाद से युवाओं ने खुशी जाहिर की है। युवाओं का कहना है कि अब उन्हें पासपोर्ट बनाने के लिए देहरादून के चक्कर नहीं काटने होंगे। बीजेपी ने भी गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी द्वारा किए गए कार्यों पर उनका धन्यवाद दिया है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पहले हम लोगों को, मेरे साथियों को हमें देहरादून के चक्कर काटने पड़ते थे अलग अलग दिन में, क्योंकि हमारी सुविधा वहाँ कुछ है नहीं, और यहाँ हमारे पास में खुल रहा है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सुखद समाचार आया है कि कोटद्वार में पासपोर्ट कार्यालय को स्वीकृति मिल गई है, तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ा विषय है। कोटद्वार के लोगों को पासपोर्ट बनाने के लिए, पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए देहरादून जाना पड़ता था, श्रीनगर जाना पड़ता है, और अब कोटद्वार में ही उन्हें पासपोर्ट कार्यालय उपलब्ध होगा, तो यही उनके काम होंगे। तो ये बहुत बड़ा विषय है, कोटद्वार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोकसभा चुनाव के दौरान ही गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने पासपोर्ट दफ्तर का मुद्दा उठाया था और वादा किया था कि वो गढ़वाल में पासपोर्ट दफ्तर खुलवाएंगे। अपनी चुनावी घोषणाओं को एक एक कर साकार करना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुड़की से एक बड़ी खबर है। यहाँ पर पुलिस को कुछ युवकों ने अपने साथ मारपीट और फायरिंग की झूठी सूचना दे दी और बताया जा रहा है कि मंगलौर इलाके में नारसन हाईवे पर पुलिस को कुछ युवकों ने सूचना दी थी कि उनके साथ लूटपाट और फायरिंग की घटना हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल शुरू की गई तो पता चला कि राजस्थान के 6 युवक रील की शूटिंग करने के लिए ऋषिकेश जा रहे थे और रास्ते में खाने के लिए रुके, तभी किसी बात को लेकर विवाद हुआ, मारपीट हो गई और पुलिस का कहना है कि 3 युवक वापस राजस्थान लौट गए जबकि 3 ऋषिकेश चले गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कैंचीधाम में जाम की मुसीबत कम नहीं हो रही है। लगातार लग रखे जाम से लोग परेशान हो रहे हैं। कैंचीधाम में पार्किंग की कमी से घंटों जाम लग रहा है। आपको बता दें कैंचीधाम में श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ उमड़ रही है। 4 से 5 घंटे का जाम पर्यटकों के साथ पहाड़ जाने वाले यात्रियों के लिए मुसीबत है। हालांकि जाम से निपटने के लिए कैंचीधाम बाईपास बनाया जाना है, लेकिन केंद्र से सड़क कटान को लेकर मंजूरी नहीं मिलने से काम अटका हुआ है। जरूरी तो भाई साहब ये बहुत अति आवश्यकी है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये बाईपास अभी 1 से 2 साल में पूरा हो पाएगा, क्योंकि जो बाईपास सड़क बनी है ये केवल दूनी खाल तक ही अभी बन रही है। उससे आगे की सर्वे गवर्नमेंट द्वारा की जा रही है, लेकिन उसमें अभी समय लगना लाजमी है। जो रातीघाट का आगे का पोर्शन है उसमें क्योंकि फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफ़र होना था, तो उसकी जो सारी प्रक्रिया है ऑनलाइन करने से लेकर आपत्ति निस्तारण इत्यादि करवाते हुए वो सब पूर्ण कर दी गई है। उसकी जो पत्रावली है वो भारत सरकार गई हुई है लैंड क्लियरेंस के लिए, फॉरेस्ट लैंड क्लियरेंस के लिए। तो उम्मीद है जल्दी ही उसमें क्लियरेंस मिल जाएगी और उसका काम हम लोग प्रयास करेंगे कि हम अगले मेले से पहले एटलीस्ट उसकी जो रोड है वो रोड कटिंग की कार्रवाई जो है उसको कर दें। कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों में आने जाने वाले लोग बेहद परेशान हैं क्योंकि काठगोदाम से पहाड़ को जाने के लिए रोड को 1 वे कर दिया गया है। यानी कि इस रास्ते से केवल पहाड़ जाने वाली गाड़ियों को जाने दिया जाएगा, जबकि पहाड़ से आने वाली गाड़ियों को वाया नैनीताल, रूसी बाईपास से कालाढूंगी होते हुए हल्द्वानी आना होगा। दरअसल पीडब्ल्यूडी और एनएच के अधिकारियों का दावा है कि काठगोदाम में वैली ब्रिज की रिपेयरिंग का काम चल रहा है, जिसके बोर्ड चोरी हो गए हैं, जिसके चलते इसे ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। आप भी आ रहे हो? अंत है, ऐसे में कुमाऊं के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इस सब के बीच में पर्यटक जो नैनीताल आ रहे हैं या फिर कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों में एंटर कर रहे हैं, उन्हें जबरदस्त एक बड़ी समस्या से जूझना पड़ रहा है। मैं इस समय हल्द्वानी में काठगोदाम के इलाके में खड़ा हूं और ये कलसिया पुल है और कलसिया पुल पर 2 पुल हैं। एक पुल ये है जिससे ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है, यानी ये ऊपर जाने वाली गाड़ियां इससे ऊपर को भेजी जा रही हैं, लेकिन जो नीचे आने वाली गाड़ियां हैं पहाड़ से, उनको इस वाले जो स्थायी ब्रिज बनाया गया है, जो कि वैली ब्रिज बनाया गया है, इस वैली ब्रिज के जरिए हल्द्वानी को भेजा जाता है। यानी पहाड़ से आने वाले लोग इस ब्रिज से नीचे को आते हैं। लेकिन ये सामने देखिए आप, इसमें किस तरीके से लिखा हुआ है कि पुल अनुरक्षण का कार्य प्रगति पर है, असुविधा के लिए खेद है, और नीचे है राष्ट्रीय राजमार्ग लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी। और जो नीचे लिखा है यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये राष्ट्रीय मार्ग जो लोक निर्माण विभाग है, इसी की गलती का खामियाजा जो कुमाऊं में आने वाले पर्यटक हैं या फिर कुमाऊं के आम शहरी या ग्रामीण लोग हैं वो झेल रहे हैं।
क्योंकि इस पुल की जो मेंटेनेंस होनी थी, जो टाइम टू टाइम मेंटेनेंस होनी थी, वो नहीं की गई। अब किस तरीके से यहाँ पर जो मजदूर हैं वो लगे हुए हैं, जो टेक्निकल स्टाफ है उसको लगाया गया है, लेकिन कई महीनों तक इसका कोई ध्यान नहीं रखा गया, इसके रखरखाव का कोई ध्यान नहीं रखा गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि इसके बोल्ट ढीले हो गए और ये पुल एक तरीके से खड़खड़ाने लगा और गिरने के कगार पर पहुंचने लगा। जब अधिकारियों को इसकी खबर लगी तो उन्होंने आनंद फानंद में अचानक से इस पुल को बंद कर दिया और बहाना यह बनाया कि इसके बोल्ट चोरी हो गए हैं। जो कुमाऊं की जनता है, यहाँ आने वाले पर्यटक हैं, वो झेल रहे हैं और उन्हें कई किलोमीटर लंबा सफर करना पड़ रहा है। और विशेष तौर पर जो पहाड़ से मैदान आने वाले यात्री हैं, वो तो इस समस्या से इतने दो चार हो रहे हैं कि उनके पसीने पसीने छूट रहे हैं। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। और चलिए अब एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। शनिवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा जाएंगे, जहां पर जनता के बीच 3 साल की उपलब्धियों को गिनवाएंगे। धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर बागेश्वर में भी तैयारी की जा रही है। बीजेपी वर्कर्स ने बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा को तैयार किया है। धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर ऋषिकेश में बीजेपी ने सरकार की उपलब्धियां और विकास योजनाएं जनता के सामने रखी। हरिद्वार में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। पति का शव 18 मार्च को खेत में पड़ा हुआ मिला था। पिथौरागढ़ की बेरीनाग तहसील के उड़ियारी में शराब के खिलाफ महिलाओं का आंदोलन जोर पकड़ रहा है। कहा कि शराब की दुकान बर्दाश्त गांव में नहीं की जाएगी। विकासनगर की सेलाकोई पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 13 2-पहिया वाहन बरामद हुए। आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने कार्यभार ग्रहण करते हुए कुमाऊं के सभी जिलों के एसएसपी और एसपी की मीटिंग ली और जनता के बीच एक्टिव रहने के निर्देश दिए। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी नगर निगम के द्वारा पिछले 1 साल में किए गए कामों की समीक्षा की। साथ ही सफाई से लेकर कर्मचारियों की तैनाती तक के निर्देश जारी किए। पिथौरागढ़ में पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ व्यापार संघ और टैक्सी यूनियन सड़कों पर उतर आया है। पुलिस पर चालान के नाम पर परेशान करने का आरोप लगाया गया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा पहुंचकर हल्की बर्फबारी के बीच मंदिर में दर्शन के साथ पूजा अर्चना की। अल्मोड़ा पनार रोड को 2 लेन करने की मांग दशकों पुरानी है। बीते कुछ सालों में इसे चौड़ा करने की कागजी कवायद तेज हुई थी, लेकिन ये कवायद वो रफ्तार नहीं पकड़ पाई है जिसकी दरकार थी। ऐसे में अब इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। रोड के 2 लेन में तब्दील होने से पिथौरागढ़ की राह तो आसान होती ही साथ ही जागेश्वर धाम, हाट कालिका और पाताल भुवनेश्वर आने वाले तीर्थ यात्रियों को भी फायदा होता। देखिए, अल्मोड़ा पनार रोड पिथौरागढ़ के लिए खास मायने रखती है। इसी रोड के जरिए बॉर्डर के लोग मैदानी इलाकों की ओर रुख करते हैं, लेकिन दशकों के इंतजार के बाद भी इस रोड की दशा नहीं सुधरी है। सिंगल लेन होने के कारण यहाँ पर अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। हालांकि बीते कुछ सालों में इसे 2 लेन में तब्दील करने की कोशिश तेज हुई है और 110 किलोमीटर लंबी इस रोड की डीपीआर बनाने की पहल भी एनएच ने शुरू कर दी थी। फिर भी धरातल पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। खटीमा से लेकर टनकपुर से लेकर चंपावत लोहागढ़ से होते पिथौरागढ़ को जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो यहाँ के व्यवसाय वालों को भी प्रभाव पड़ रहा है, जो हमारे यहाँ के टैक्सी वाले उनको भी पड़ रहा है, जो हमारी केमू की बसें उनको भी पड़ रहा है। तो इस सरकार को इसको तत्काल डबल लेन करना चाहिए। रोड के 2 लेन में तब्दील होने से पिथौरागढ़ के साथ ही अल्मोड़ा के भी हजारों लोगों को फायदा होगा, लेकिन सबसे अधिक राह आसान होगी विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम आने वाले श्रद्धालुओं की। ऐसे में अगर ये रोड 2 लेन में तब्दील होती है तो माना जा रहा है कि हाट कालिका और पाताल भुवनेश्वर जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होगा। दनिया पनार 2 लेन मोटर रोड के लिए भी डीपीआर के लिए पैसा स्वीकृत कर दिया है और इस पे भी जो है 1 वर्ष के अंदर हम इस कार्य को भी प्रारंभ कर देंगे। सिर्फ 110 किलोमीटर की रोड के 2 लेन में तब्दील होने से 3 बड़े धार्मिक स्थलों की राह काफी आसान हो जाएगी। यही नहीं, इलाके में पर्यटन भी बढ़ेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजयवर्धन कोपरेती की रिपोर्ट।
उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी में जसपुर मार्ग पर पहाड़ से बर्फ टूट कर आई है। बर्फ को काट कर ग्रामीणों के लिए रास्ता बनाया गया, जिसके बाद ग्रामीण आवाजाही कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान ग्रामीणों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो काफी दिक्कत हो रही है ग्रामीणों को। तस्वीरें भी देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ना हो गया।